आज हमारे पास प्राज इंडस्ट्रीज की 13 फरवरी 2026 को हुई एनालिस्ट कॉल का पूरा ब्यौरा है। लेकिन हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। नहीं। हम समझेंगे कि प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसे चौराहे पर क्यों खड़ी है जहां उसका सबसे बड़ा बिजनेस मतलब इथेनॉल धीमा पड़ रहा है। और कंपनी का जो पूरा भविष्य है वो 3 नई भविष्य की तकनीकों पर टिका है। तो सवाल ये है कि क्या ये दाव कंपनी को एक नई उड़ान देंगे? चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। नहीं, ये भारत की बायो एनर्जी महत्वाकांक्षाओं की भी कहानी है। और ये कॉल एक ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे भी खुले हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये बाहरी हवा प्राज की नाव को सही दिशा में ले जाएगी? तो चलिए इसी बाहरी हवा से शुरू करते हैं। कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि उनके लिए माहौल अब पहले से काफी बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात हुई, बजट की बात हुई जी। लेकिन भारत में बजट की घोषणाओं को लेकर हमेशा एक शक रहता है। क्या ये सिर्फ कागजों पर रहेगा या वाकई इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। लेकिन इस बार 3 ठोस वजह हैं जी, जिनसे लगता है कि माहौल वाकई बदल रहा है। अच्छा। पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ जो नए समझौते किए हैं उनका सीधा फायदा प्राज जैसी कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों को हो रहा है। कैसे? इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है। जैसे अमेरिका ने भारतीय कैपिटल गुड्स पर टैरिफ यानी जो आयात शुल्क है हाँ। उसे लगभग 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। 50 से 18, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और यूरोपीय संघ के साथ समझौता लागू होते ही ये टैरिफ 0 हो जाएगा। 0? जी, 0। इसे ऐसे समझिए कि अगर प्राज का कोई उपकरण अमेरिका में पहले 150 रुपए का बिकता था तो अब वो 118 रुपए का बिकेगा। तो वो अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों से सीधी टक्कर ले पाएगी। बिल्कुल। यानी कि निर्यात के लिए एक बड़ा मैदान खुल गया है। और दूसरी वजह जाहिर है केंद्रीय बजट 2026 होगा। हाँ। इसमें प्राज के लिए क्या खास था? बजट में 3 बड़ी घोषणाएं हुई जो सीधे प्राज के बिजनेस मॉडल पर असर डालती हैं। पहली, CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को CNG में मिलाना अब अनिवार्य किया जा रहा है। अच्छा। दूसरी, CBG बनाने पर लगने वाली उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ये दोनों कदम CBG को आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। लेकिन ये ऐलान तो पहले भी कई बार सुना है। इस बार क्या अलग है कि कंपनियां इस पर भरोसा करें? मतलब क्या सिर्फ ऐलान से निवेश आने लगेगा? आपका शक सही है, लेकिन तीसरी घोषणा इस शक को दूर करती है। और वो क्या है? और वो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन। 20,000 करोड़? हाँ। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये एक मिशन के लिए तय की गई रकम है। सही बात है। जब सरकार इतना बड़ा फंड अलग रखती है तो इंडस्ट्री को एक साफ संकेत मिलता है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि एक लंबी अवधि की नीति है। और शायद नीति आयोग की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल। नीति आयोग की विकसित भारत और नेट जीरो की ओर रिपोर्ट ने एक तरह से भविष्य का नक्शा खींच दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि हवाई जहाज मतलब एविएशन और लंबी दूरी के ट्रक जैसे मुश्किल क्षेत्रों को डीकार्बनाइज करने के लिए बायोफ्यूल के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जब देश की सबसे बड़ी थिंक टैंक ये कहती है तो ये प्राजर के भविष्य के उत्पादों जैसे SAF और बायोआइबा, हाँ, उनको सीधे सीधे एक पॉलिसी सपोर्ट मिल जाता है। एकदम सही। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो हरी झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के अपने घर में मतलब उसके अलग अलग बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। क्या वहां भी सब कुछ हरा भरा है? शुरुआत करते हैं उनके सबसे पुराने और सबसे बड़े कारोबार इथेनॉल से। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी पेचीदा है और यहीं से कहानी का दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। अच्छा। जो 1G इथेनॉल का घरेलू बाजार है उसमें नए यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाने का काम लगभग रुक सा गया है। रुक गया है? क्यों? वजह सीधी है, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता पहले ही बन चुकी है। तो मतलब इथेनॉल की कहानी खत्म हो रही है? खत्म नहीं, बल्कि बदल रही है। बदल रही है? हाँ। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जहाँ एक तरफ नए प्लांट लगाने का काम लगभग रुक गया है, वहीं जो पुराने खिलाड़ी हैं वो अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं। इसे ब्राउनफील्ड विस्तार कहते हैं। अच्छा, ब्राउनफील्ड। जो प्लांट पहले से चल रहे हैं वो अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं और साथ ही डिस्टिलर्स कॉर्न ऑयल DCO जैसे ज्यादा मुनाफे वाले सेव उत्पाद बनाने की तकनीक जोड़ रहे हैं। और इसके लिए प्राज को ऑर्डर मिल रहे हैं? लगातार मिल रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इथेनॉल का बाजार अब और परिपक्व हो रहा है, जहां सिर्फ बड़े और स्थापित प्लेयर्स ही टिक पाएंगे। ये एक तरह से बाजार के कंसोलिडेशन का संकेत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बाजार अब छोटे नए खिलाड़ियों के लिए नहीं रहा। अब यहाँ एफिशिएंसी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का खेल है। और सीबीजी में कहानी इससे बिल्कुल अलग है। वहां क्या हो रहा है? वहां अभी खेल शुरू हो रहा है। अच्छा। सीबीजी धीरे धीरे लेकिन लगातार गति पकड़ रहा है। प्राज ने पहले प्रेस मड यानी चीनी मिल के कचरे से गैस बनाने की तकनीक को साबित किया। हाँ, वो तो सुना था। लेकिन हाल ही में जो 2 नए प्लांट शुरू हुए हैं वो नेपियर घास और चावल के भूसे जैसे मिले जुले कच्चे माल पर चल रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि अब सीबीजी प्लांट सिर्फ चीनी मिलों के पास नहीं, बल्कि कहीं भी लग सकते हैं जहां खेती का कचरा उपलब्ध हो। बिल्कुल, ये इसके बाजार को कई गुना बड़ा कर देता है। ये तो हुई बायो एनर्जी की बात, लेकिन कॉल में 2 बहुत बड़े ऑर्डर्स का जिक्र हुआ जो बायो एनर्जी से जुड़े ही नहीं थे। हाँ, दोनों 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के। ये क्या कहानी है? और यहीं पर प्राज की असली रणनीति सामने आती है। विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा। पहला ऑर्डर भारत में एक बहुत बड़ी ग्रीनफील्ड शराब की भट्टी यानी ब्रूअरी लगाने का है। ब्रूअरी, तो अगली बार जब हम कोई फैंसी क्राफ्ट बियर पियेंगे तो हो सकता है उसके पीछे प्राज की इंजीनियरिंग का हाथ हो। बिल्कुल हो सकता है। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कमाल है। और दूसरा ऑर्डर? दूसरा ऑर्डर और भी गंभीर है। ये एक बड़ी मेटल कंपनी के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD प्लांट का है। ZLD मतलब उस फैक्ट्री से एक बूंद भी गंदा पानी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रिसाइकल होगा। वाह। ये दोनों ऑर्डर दिखाते हैं कि प्राज अब सिर्फ एक इथेनॉल कंपनी नहीं है, बल्कि एक हाई एंड इंजीनियरिंग कंपनी भी है जो बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स कर सकती है। और इसी कड़ी में एक और नाम आया था, प्रिसिजन फर्मेंटेशन। ये सुनने में बहुत हाई टेक लगता है। क्या ये भी इसी विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है? ये उस रणनीति का सबसे एडवांस हिस्सा है। प्रिसिजन फर्मेंटेशन को आप एक तरह का स्मार्ट बेकिंग समझ सकती हैं। स्मार्ट बेकिंग? हाँ, जैसे आप यीस्ट को चीनी और आटा देकर ब्रेड बनवाते हैं, यहाँ आप खास माइक्रोब्स को निर्देश देकर मनचाहा प्रोडक्ट बनवाते हैं। चाहे वो कोई दवा हो, कोई खास प्रोटीन हो या बायोप्लास्टिक। बिल्कुल। प्राज के हाई प्यूरिटी डिवीजन को इस क्षेत्र में एक बड़ा ऑर्डर मिलना ये बताता है कि कंपनी अब सिर्फ फ्यूल और इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचे मार्जिन वाले भविष्य के बायो मटेरियल बाजार में भी कदम रख रही है। एकदम सही। तो ये तो हुई वर्तमान की तस्वीर। अब उस भविष्य की बात करते हैं जिस पर कंपनी ने अपना सबसे बड़ा दांव लगाया है। SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन। क्या ये अभी भी एक सपना है या हकीकत बन रहा है? ये हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका है। सच में? हाँ। प्रांजुल का पुणे में जो डेमो प्लांट है जो इथेनॉल से जेट फ्यूल बनाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। अच्छा। सरकार की तरफ से भी जल्दी SAF को हवाई ईंधन में मिलाने पर एक नीति आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ये अब सिर्फ डेमो प्लांट तक सीमित नहीं है। मतलब क्या उन्हें कोई कमर्शियल ऑर्डर मिला है? हाँ, कंपनी इस समय अमेरिका में अपने एक ग्राहक के लिए इथेनॉल से सैफ प्लांट का पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार कर रही है। अरे वाह। ये काम इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि उनकी तकनीक सिर्फ लैब में नहीं बल्कि असली दुनिया में अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्धी बाजार में बिक रही है। सैफ के अलावा एक और नए बायोफ्यूल बायो IBA का भी जिक्र हुआ। ये इथेनॉल से कैसे अलग है? बायो IBA यानी बायो आइसोब्यूटेनॉल। ये इथेनॉल की तरह पेट्रोल में नहीं बल्कि डीजल में मिलाया जाता है। एक मिनट, डीजल में मिलाने वाला बायोफ्यूल? जी। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। भारत में तो माल ढुलाई का, बसों का, जनरेटर का पूरा दारोमदार डीजल पर है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि प्राजो सीधे ट्रकों और बसों के खरबों के बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है? संभावना तो यही है। ये इथेनॉल से भी कई गुना बड़ा बाजार हो सकता है। तो ये तो असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। हो सकता है। इसीलिए कंपनी कह रही है कि उनकी तकनीक पूरी तरह तैयार है, वो बस सरकारी नीति की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन वो नीति आ गई, उस दिन एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा। और फिर आता है CCUS यानी कार्बन कैप्चर, जिसके लिए बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। हाँ। क्या उस फंड का असर दिखना शुरू हुआ? असर दिखना शुरू हो गया है। प्राज ने हाल ही में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जेनेक्स फैसिलिटी खोली है और उसे एक बहुत बड़ी वैश्विक तेल कंपनी से CCUS किट्स की डिलीवरी के लिए पहला बड़ा ऑर्डर मिल भी गया है। अच्छा, मिल भी गया। हाँ,
और ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में इसी कंपनी से और भी काम मिलने की पूरी संभावना है। तो ये बजट की घोषणा का जमीन पर उतरने का पहला ठोस सबूत है। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। भविष्य की एक शानदार तस्वीर दिखती है। लेकिन निवेशकों के लिए तो आज के नंबर भी मायने रखते हैं। तो इस तिमाही के वित्तीय नतीजे कैसे रहे? क्या वो भी इतने ही शानदार थे? नहीं, और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। अब आते हैं सबसे सरवली हिस्से पर, यानी नंबर्स पर। देखें, कमाई के मामले में तो तिमाही सपाट ही रही, करीब 841 करोड़ रुपए। ठीक है। लेकिन असली झटका लगा मुनाफे पर, जहां कंपनी को सीधे सीधे 12.4 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। घाटा? इतनी सारी अच्छी खबरों के बीच घाटा क्यों? क्या कंपनी का कोर बिजनेस ठीक से काम नहीं कर रहा? इसकी वजह ऑपरेशनल नहीं है, और यह समझना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या है? इस घाटे के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है सरकार के नए श्रम कोड। इसकी वजह से कंपनी को ग्रेच्युटी और छुट्टियों के देनदारियों के लिए एक मुश्त 334 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ा। 334 करोड़? हाँ, ये एक बार का खर्च है जो अकाउंटिंग नियमों की वजह से दिखाना पड़ा। इसका कंपनी के रोजमर्रा के काम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह का एडजस्टमेंट है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है निर्यात से होने वाली कमाई में कमी, जिससे मार्जिन पर लगभग 1% का दबाव आया। इसका एक बड़ा कारण अफ्रीका में चल रहा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ उपकरण सप्लाई नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है, और कंस्ट्रक्शन में मार्जिन हमेशा कम होता है। समझ गई। लेकिन इन नतीजों में एक उम्मीद की किरण भी थी। ऑर्डर बुक, वो क्या कहानी बताती है? हाँ, ऑर्डर बुक की कहानी नतीजों से बिल्कुल उलट है। ये बहुत मजबूत है। कितनी? इस तिमाही में कंपनी को 914 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले, और दिसंबर 2025 के अंत में कंपनी के पास 4,491 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ में थे। लगभग 4500 करोड़। जी, यह दिखाता है कि भविष्य के लिए काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ऑर्डर बुक की बनावट है। बनावट से क्या मतलब? मतलब ये कि अब कुल ऑर्डर्स में पारंपरिक बायो एनर्जी का हिस्सा कम हो रहा है और इंजीनियरिंग तथा हाई प्यूरिटी बिजनेस का हिस्सा बढ़ रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी की विविधीकरण की रणनीति सिर्फ बातों में नहीं बल्कि असली ऑर्डर्स में भी दिख रही है। बिल्कुल। फिर भी एनालिस्ट कॉल में निवेशकों ने कुछ कड़े सवाल पूछे, खासतौर पर कंपनी के 2030 तक के 10,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य और बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर। हाँ, और ये एक तरह का रियलिटी चेक था। एक एनालिस्ट ने सीधा पूछा कि जब मौजूदा ग्रोथ सपाट है तो आप इतने बड़े लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? प्रबंधन ने माना कि यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और ये बायो IBA, SAF, CBG जैसी नई धाराओं के चलने पर ही हासिल हो सकता है, जो काफी हद तक सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और कुछ प्रोजेक्ट्स दूसरी कंपनियों को मिलने पर भी सवाल हुआ था। हाँ, एक एनालिस्ट ने पूछा कि जब प्राज तकनीक में सबसे आगे होने का दावा करती है तो SAF और बायोप्लास्टिक के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स प्रतिस्पर्धी कंपनियों को कैसे मिल गए? इस पर क्या कहा उन्होंने? इस पर प्रबंधन ने काफी ईमानदारी से जवाब दिया। ये एक तरह से उनका कबूलनामा था कि शायद पहले उन खास क्षेत्रों में उनकी तकनीक बाजार के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब वो तैयार हैं और भविष्य के हर अवसर के लिए पूरी मजबूती से मुकाबला करेंगे। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटते हैं। कहानी साफ है, प्राज को एक रेस जीतनी है। इससे पहले कि उनका पारंपरिक इथेनॉल का इंजन पूरी तरह ठंडा हो, उन्हें SAF, बायो IBA और CCUS के नए इंजनों को शुरू करके रफ्तार पकड़नी होगी। बिल्कुल सही कहा। कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सही। इंजीनियरिंग और CCUS में मिले बड़े ऑर्डर दिखाते हैं कि वो सिर्फ इथेनॉल पर निर्भर नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि भविष्य की ये तकनीकें कितनी जल्दी रेवेन्यू देना शुरू करती हैं। तो ये एक दौड़ है। हाँ, एक दौड़ है जहां एक तरफ पारंपरिक बिजनेस धीमा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए बिजनेस को तेजी से बड़ा होना होगा ताकि ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। यहां सोचने वाली बात यह है, सरकार की नीतियां इन नई तकनीकों को कितनी तेजी से अपनाती हैं, यही प्राज जैसी कंपनियों की वृद्धि की रफ्तार तय करेगा। और ये सिर्फ प्राज की कहानी नहीं बल्कि भारत की ग्रीन एनर्जी सपने की कहानी है। बिल्कुल। क्या बायोफ्यूल का इस्तेमाल डीजल और हवाई जहाजों में उतना ही आम हो पाएगा जितना आज पेट्रोल में इथेनॉल है? इस सवाल का जवाब ही इन कंपनियों का और शायद हमारे पर्यावरण का भी भविष्य लिखेगा।